तो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सोनू आप सभी को अपना चैनल एसके क्रांतिकारी एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए कि सिंधु सभ्यता में हमें कृषि और पशुपालन के बारे में तो आज हमें पढ़नी है सिंधु घाटी सभ्यता में नगर योजना के बारे में। समझ रहे हो? तो आखिर सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर है वो कैसे बने हुए थे। तो लिखो सिंधु घाटी सभ्यता में लिखो सिंधु सभ्यता में नगर योजना। इसमें हमें मुख्य रूप से यही पढ़ना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आगे घर कैसे बने हुए थे, उनकी स्ट्रक्चर कैसा था, इसी के बारे में तो हमें इस लेक्चर में पढ़नी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना वो एक नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहला पॉइंट यह लिख लो कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो चलो लिखते हैं सबसे पहला नंबर में सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अब देखो, नगर कहने का मतलब ये हुआ एक ग्राम होता है और एक नगर होता है। समझ रहे हो? ग्राम की आबादी थोड़ा कम होता है और इनकी तुलना में जो नगर है, नगर की आबादी जो है वो थोड़ा अधिक होता है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी थोड़ा ब्रांडेड चीजों में रहते हैं। समझिए? चलो दूसरा पॉइंट में ये लिखो कि इस सभ्यता में जो घर बना हुआ था ना वो ग्रिड पद्धति पर था। क्या था मेरे भाई? ग्रिड पद्धति। अब ग्रिड पद्धति का मतलब समझते हो क्या होता है? अब देखो, ग्रिड जैसे कि आप लोग जाल देखे होंगे। क्या देखे हैं मेरे भाई? जैसे कि आप लोगों ने जाल देखा होगा जिससे हम लोग मछली को पकड़ते हैं ऐसे करके। ऐसे करके ना पानी बना हुआ रहता है जाल में। या फिर आप लोगों ने अपने जिंदगी में कभी ना कभी तो शतरंज खेले ही होंगे। जो शतरंज में घर होता है ना उस टाइप से सिंधु घाटी सभ्यता में बना हुआ था घर। उसी को हम लोग ग्रिड पद्धति कहते हैं। तो लिखो इस सभ्यता में घर ग्रिड पद्धति में बना हुआ था। अब जिस प्रकार से आप लोग शतरंज खेलते थे तो शतरंज में जिस प्रकार से जो समकोण पर काटता है ना, ठीक उसी प्रकार से इस सभ्यता में घर जो है वो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। समझ रहे हो? क्या है ग्रिड पद्धति? क्या होता है ग्रिड पद्धति? क्या है ग्रिड पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? जाल पद्धति कहते हैं या फिर जाल पद्धति कहते हैं। तो इस जाल पद्धति कहते हैं। समझो, ग्रिड पद्धति को हम लोग जाल पद्धति भी कहते हैं। तो आपने क्या देखा कि इस सभ्यता में घर जो है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। तो लिखो तीसरा पॉइंट में इस सभ्यता में घर एक दूसरे को समकोण पर काटती है। इस सभ्यता में घर जो है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, ये भी याद रख लो। क्योंकि
ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम जो भी आपको लिखाएंगे या फिर पढ़ाएंगे वो सभी चीजें इम्पोर्टेंट है, समझ लो, क्योंकि हर एक चीजें जो है वो सेंट्रल कंपटीशन हो या फिर बिहार पुलिस या फिर एसएससी एमटीएस जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उन सभी एग्जामों में पूछा हुआ था। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ था कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी कि ग्रामीण सभ्यता थी, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी, ये भी याद रखना, समझ लो। फिर उसके बाद ये भी क्वेश्चन आया था कि सिंधु सभ्यता में जो घर है किस पद्धति पर बना हुआ था, तो ग्रिड पद्धति पर बना हुआ था, समझ लो। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिंधु सभ्यता में जो है वो घर एक दूसरे को कैसे काटती है, तो समकोण पे काटती है। किस पे काटती है? समकोण पे काटती है। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि इस सभ्यता में घर एक दूसरे को समकोण पर काटते, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। तो चलो अब अगला पॉइंट लिखो, चौथा पॉइंट। तो देखो इस सभ्यता में, चलो उसको समझने से पहले आप देखो, जैसे कि ये क्या है, हाँ ऐसे ही में बनता है मेरे भाई, घर कैसे बनाया जाता है, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हमारे घर बनकर तैयार हो गए। ये हो गया मेरा घर। तो अब देखो अभी वर्तमान में कैसे ऐसे घर होता है, समझ लो। लेकिन घर की जो दरवाजाएं होते हैं, ऐसे करके घर की दरवाजाएं भी बनाए जाते हैं, या ऐसे करके घर के दरवाजे भी बनाए जाते हैं। ये क्या है? घर के दरवाजे हैं, जो क्या है, जो घर के क्या है, घर की किस दिशा में है, घर के आगे क्या है, दरवाजा लगा हुआ है। लेकिन जो सिंधु सभ्यता थी, इसमें ये जो दरवाजे हैं ना, वो आगे क्या है, सिंधु सभ्यता में घर की दरवाजाएं जो है वो आगे ना रहकर क्या रहते थे, घर के पीछे रहते थे, समझ रहे हो, क्या रहते थे, घर के पीछे रहते थे। तो सिंधु सभ्यता में ये जो दरवाजे हैं वो आगे ना रहकर कहाँ पर रहते थे, पीछे रहते थे, समझ रहे हो। तो इस पॉइंट को भी लिख लो। तो देखो इस सभ्यता में घर की दरवाजा आगे न रहकर घर के पीछे रहता था। क्या है? इस सभ्यता में घर की जो दरवाजाएं हैं वो आगे ना रहकर घर के पीछे रहता था। अब देखो जैसे कि आप धातु अधातु पढ़ते हैं, उपधातु पढ़ते हैं, तो इसमें भी 4 5 6 तत्व ऐसे हैं जो बाद में निकल जाते हैं। और जब एक घर में, यानी कि जब एक परिवार में 4 5 आदमी रहते हैं, तो 4 5 आदमी में से 1 2 आदमी ऐसे निकल जाते हैं जो बदमाश हो जाते हैं, समझ रहे हो। उनकी माइंडसेट फैमिली के माइंडसेट से अलग होता है। तो ये जो इस सभ्यता में भी एक शहर ऐसा था जहां पर घर की दरवाजे जो है वह आगे खुलता था, पीछे नहीं। लेकिन सिंधु सभ्यता में जितने भी जगह थे, जितने भी शहर थे, उन सभी शहरों में घर की दरवाजाएं जो है वो आगे ना खुलकर पीछे खुलते थे। लेकिन अपवाद में क्या लिखो, अपवाद में लिखो, लिख लो भाई अपवाद में, अपवाद में क्या है, लिखो अपवाद में। अपवाद में एक शहर था जिसका नाम था लोथल।
अब ये जो लोथल है ना, लोथल में घर की जो दरवाजा है, लोथल में घर की जो दरवाजा है ना, वो आगे खुलता था। समझ रहे हो? तो चलो लिखो, देखो पांचवा पॉइंट में लोथल, पांचवा पॉइंट लिखो। पांचवा पॉइंट में पांचवा पॉइंट नहीं देना मेरे भाई, इसमें अपवाद लिखो। क्या है? पहले लिखो अपवाद। अपवाद, अपवाद में लोथल लिख लो। लोथल क्या है? अपवाद में लोथल, मतलब कि लिखे देते हैं पूरा लोथल, घर की दरवाजे आगे खुलते थे। क्या है मेरे भाई? लोथल में क्या है? लोथल में घर की दरवाजे जो है वो आगे खुलते थे, लेकिन यह अपवाद में आता है। तो सिंधु सभ्यता में जितने भी शहरें थे, उन सभी शहरों में घर की दरवाजाएं पीछे खुलते थे। समझ रहे हो? यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ नहीं। अब देखो मेरे भाई, इसमें जितने भी पॉइंट अभी तक हमने लिखाए हैं, वो सभी पॉइंट किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। नहीं विश्वास है तो आप लोग किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन बैंक निकाल करके आप देख सकते हो कि सिंधु सभ्यता जो चैप्टर है, उस चैप्टर में से ये सब क्वेश्चन जो है वो बना हुआ है किसी न किसी ईयर में। समझ लो? और हर एक साल अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की क्लास में से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर ही आएगा। समझ रहे हो? तो चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो अब देखो, अब मोहनजोदड़ो क्या है, इसमें लिखो। अब पांचवा पॉइंट में लिखो कि अब मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी इमारतें, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी इमारतें, या फिर भवन भी कह सकते हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विशाल अन्नागार। अब ये जो विशाल अन्नागार है, यह कहाँ से मिला है मेरे भाई? ये जो मिला है हमको मोहनजोदड़ो से मिला है। अब खुशी के बात ये है कि ये जो मोहनजोदड़ो है, और खुशी के बात ये है कि ये भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में बना हुआ है। समझ रहे हो? तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो, हड़प्पा सभ्यता में लोग जो है ना, वो धार्मिक कर्मकांड हेतु, क्या है? हड़प्पा सभ्यता में लोग धार्मिक कर्मकांड हेतु क्या होता है कि नहाने के लिए एक बहुत बड़ा, क्या है? एक बहुत बड़ा स्नानागार बनाया है। और ये स्नानागार पता है कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। और खुशी के बात ये है मेरे भाई कि ये भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आज जितना भी ये लिखे हैं ना, पॉइंट बताए हैं हम आपको, ये सभी कंपटीशन एग्जाम में बना हुआ है। इसीलिए आप लोग इसको जो है ना, नजरअंदाज मत कीजिएगा। तो लिखो, छठा पॉइंट लिखो कि इस सभ्यता में क्या होता है कि धार्मिक अनुष्ठान हेतु,
धार्मिक अनुष्ठान हेतु मोहनजोदड़ो से कहाँ से? मोहनजोदारो से क्या मिला है हमको पता है? एक विशाल स्नानागार। एक विशाल स्नानागार मिला है। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि धार्मिक अनुष्ठान हेतु विशाल अनागार कहाँ से मिला है? ये मिला है आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। समझ रहे हो? कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। यहाँ तक समझने में आप सभी को किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर हाँ दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। यदि पढ़ने का मन ना करे ना तो हमारी ये बातें एक बार जरूर याद रखना कि खून पसीना एक करके बाबू घर को चलाता है। जब बनाती है खाना तो माँ की उंगलियां झुलस जाती है। खुद भूखे पेट रहती है माँ, बच्चों को भरपेट खिलाती है और बच्चों को हंसाने के बहाने माँ खुद बच्चे बन जाती है। बिक जाती है गहने माँ की एक बच्चे के भविष्य बनाने में। खुद अनपढ़ रहती है माँ, बच्चे को भारत के सर्वोच्च पद पर बैठाना चाहती है। जब मिलती है सफलता उन्हें तो माँ की रूहें सुन हो जाती है और बापू के सीने गर्भ से चौड़ा हो जाता है। दोस्त इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके भविष्य बनाने में आपकी माँ की गहने बिक जाती है और आज के लड़के कहते हैं कि मैं वाइफ इज माई लाइफ। ऐसा नहीं कहना है मेरे भाई, माँ जिंदगी है। समझ रहे हो ना? तो माँ के स्थान, बाप के स्थान कोई नहीं ले सकता है। तो मैं को मद्देनजर रखते हुए मैं इसको यहीं पे विराम करना चाहूंगा। देखो मेरा सिद्धांत यही है कि पढ़ो थोड़ा लेकिन याद रखो। समझ लो? अगर हम आपको पढ़ाई देंगे बहुत ज्यादा लेकिन याद ही नहीं रखोगे तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन पढ़ो। अगर यदि एक माली जो है अगर फूल को एक ही बार पूरा उसमें पानी दे दे और सोचेगा फल देने लगेगा तो ऐसा नहीं है। समझ लो ना? जब ऋतुएं आएगी उसके बाद ही फल देगा। समझ लो? थोड़ा 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 पानी देते रहना है और जब समय आएगी तो वो फल देगा ही। समझ लो? तो ठीक इसी प्रकार जो है ना हमें थोड़ा 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 मेहनत करनी है और एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने आप को कहिएगा कि हम किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना जो आपको समय लेगा। समझ रहे हो ना? लेकिन जब भी देगा तो इतना देगा कि आप सोच ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो? 20 साल 30 साल आगे सीधा लेकर चला जाएगा। तो यदि आपको हमारे यह लेक्चर समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।